क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स आपके पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। तो स्टूडेंट्स हम रीजंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे आप ओबे करते हैं उसके लिए आप एक जनरल केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास स्टूडेंट्स जो कार्बन है वो 12 ग्राम होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम्स होता है, और ये मिलकर स्टूडेंट्स आपके पास 44 ग्राम्स बनाते हैं तकरीबन प्रोडक्ट का। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन्ड होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है। तो इसको आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, यानी कि जितना मैटर आपके पास रिएक्टेंट्स में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है उतना ही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स के अंदर। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास कोई लूप होल नहीं है कि उसमें से प्रोडक्ट आपकी चली जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर भी इसको मेंटेन करते हैं। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आमतौर पे आपके पास कोई भी कंबशन का रिएक्शन हो रहा होता है उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एग्जांपल दे सकते हैं मीथेन की कंबशन की, प्लस ऑक्सीजन आपके पास जनरेट हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास जो मीथेन है वो जब पूरा कंबस्ट हो जाएगा तो मीन्स वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब उसकी क्वांटिटी एंड हो जाएगी तो आपके पास रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 3 है, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 20.18 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक MCQ के अंदर। याद रखेंगे स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी इंडिविजुअल नियॉन का ये मैस नहीं हो सकता। ये मैस स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैस है या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है जो कि 3 आइसोटोप्स का एवरेज है। इस वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ये 20.18 एटॉमिक मैस यूनिट है। इसको स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, हाउ डज एवोगाड्रोस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट। स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा 2 मोल्स के साथ क्यों रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, इसकी एक बहुत पर्टिकुलर रीज़न है जिसको मैं एक रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जब भी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो आपके पास स्टूडेंट्स सोडियम सल्फेट जनरेट होता है, Na2SO4 जनरेट होता है, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर जो हैं वो जनरेट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि हमेशा हाइड्रोजन आयंस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए सेम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होना ज़रूरी होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर यहाँ से 2 मोल्स ऑफ या 2 आपके पास हाइड्रोजन आयंस जनरेट हो रहे हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स उतने ही आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस होने चाहिए, यानी कि 2 रिएक्ट, यानी कि अगर आपके पास 2 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है तो उतने ही स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होने चाहिए टू न्यूट्रलाइज टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन, ताकि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से हो जाए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको हेल्प कर सकते हैं टू एक्सप्लेन 1 मोल ऑफ water has 2 moles of bond, 3 moles of atom, 10 moles of electron and 28 moles of fundamental particles present in it। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इनको स्टूडेंट्स आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे 3 मोल्स ऑफ एटम्स कैसे आपके पास एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 3 एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास। 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट हैं, 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आप कैलकुलेशंस के थ्रू कर सकते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैसे जस्टिफाई करना है, आपने नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मेंशन करना है और आपने बताना है कि किस तरह ये इक्वल हैं आपस में। और स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड की जब आप बात कर रहे होंगे तो आप इसमें अलग अलग कार्बन और ऑक्सीजन की अलग अलग वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको एट द एंड आपने जस्टिफाई करना होगा कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम है। Having said that students, that's all for today. I hope कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sahar signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.